हेलो एवरीवन। हम अपनी सीरीज में आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें हमने ये आगे की इन जनरल बातें हैं वो सब देख चुके हैं। गुप्ता एम्पायर का एरिया भी हम देख चुके हैं। आयरन पिलर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। फिर कुछ कुछ जो साइड बाय साइड अलग दूसरी पावर्स इमर्ज हो रही थी, जो बिल्ड हो रही थी, उनके बारे में, वटाकास के बारे में वो हम बात कर चुके हैं। प्रशस्ति के बारे में हम बात कर चुके हैं, कैसे प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त टू उनके फादर, उनके बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया है, वो भी हम बात कर चुके हैं। कि जो वीणा प्ले करते हुए समुद्रगुप्त की जो पिक्चर है उसको भी के बारे में भी हम कर चुके हैं। अश्वमेध योजना के ये जो कॉइन्स हैं इनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे ही। हम यहाँ पे ट्रैवलर अकाउंट भी पढ़ चुके हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर फासियन ने जो जो लिखा है गुप्ता एम्पायर के बारे में वो भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपनी इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए फर्दर गुप्ता एम्पायर के बारे में बात करते हैं। गुप्ता एम्पायर का जो मेन पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे गवर्नेंस कैसा था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द किंगडम्स क्या थे कि वो वॉर के थ्रू अपने एम्बिशन, अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहे थे। वहीं हमें कौटिल्य जी की एक बात याद करनी चाहिए, या फिर हम याद करते हैं, जिसमें उन्होंने एडवाइस किया था अलायंसेस के बारे में, यानी मित्र बना के, ठीक है, रिलेशन से बिल्ड करके। उन्होंने अपने सप्तांगास में एक जो अंग है, लाइक एक पॉइंट क्या बताया था कि सब अलायंसेस बिल्ड करने चाहिए इन किंगडम्स को। तो हम बात करते हैं न्यू किंग्स एंड न्यू टाइटल। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है कि जब हम अगर पहले वाले टाइम से कंपेयर करें तो अर्लियर जो टाइटल्स होते थे वो क्या थे, राजन एंड महाराजा। लेकिन गुप्ताज के जो टाइटल हमें देखने को मिलेंगे, महाराजा, अधिराजा, सम्राट, चक्रवर्ती, ये टाइटल अपने आप में ही एक सुप्रीम अथॉरिटी दिखाते हैं और सुपीरियोरिटी पे एम्फेसाइज करते हैं। मतलब ये टाइटल अपने आप में ही थोड़े से वेटेज वाले हैं, लाइक थोड़े भारी हैं, और ये दिखाते हैं कि जो सिंपलर टाइटल थे राजा और महाराजा वाले, उनसे ये क्या है, सुप्रीम दिखाते हैं, सुपीरियर दिखाते हैं, सुपीरियोरिटी को शो करते हैं। अब हमने बात की थी जो गुप्ता रूलर्स हैं वो अलग अलग स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहे थे, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं मिलिट्री अलायंसेस यानी वॉर के थ्रू, डिप्लोमेसी डिस्कस करके, रिलेशनशिप बना के डिस्कस करके, दूसरे जो किंगडम्स हैं उनके साथ डिस्कशन करके, अगर वो वीक होते तो वो सिंपली उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेते थे। और थर्ड है अलायंसेस के थ्रू, यानी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके। ये तरीके थे जिनके थ्रू जो एम्पायर्स हैं, जो गुप्ताज हैं, अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे थे और फिर उसको कॉन्सोलिडेट कर रहे थे। मतलब ऐसे बांध के रख रहे थे। कॉन्सोलिडेट करना मतलब उसको कंट्रोल करना, बिल्ड माइंड अप करना। एट लास्ट मेथड इंक्लूड मैट्रिमोनियल अलायंसेस, यानी उन्होंने एक और तरीका यूज़ किया था अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में, कंसोलिडेट करने में, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इस अलायंसेस के, इस तरीके के, इस स्ट्रेटेजी के हमें कुछ कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल। प्रभावती गुप्ता जो हैं वो चंद्रगुप्त टू की डॉटर थी, ठीक है, हु वॉज मैरिड टू अ प्रिंस ऑफ वटाका किंगडम। हमने देखा था कि जो साउथ में वटाका किंगडम थे वो इंडिपेंडेंट रूलर थे, वहाँ पर गुप्ताज का कंट्रोल नहीं था। तो चंद्रगुप्त टू की जो डॉटर थी प्रभावती, उन्होंने उनकी शादी की थी वटाका किंगडम्स में, वटाका किंगडम में उनके प्रिंस के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली जो वटाका प्रिंस है वो जल्दी ही एक्सपायर हो गए थे, डाई हो गए थे, और जो प्रभावती जी हैं उनको रीजेंट रूलर ऑफ द किंगडम बना दिया गया था। रीजेंट रूलर क्या होते हैं, जो रूलर टेम्परेरी रूलर हम कह सकते हैं। जैसे अगर मान लो जो मेन रूलर है वो किसी भी रीजन से गद्दी पे नहीं है, वो किसी भी रीजन पे थ्रोन पर अगर नहीं है,
तो उसके एब्सेंस में और नया जो रूलर बनने तक एक टेम्परेरी रूलर बना दिया जाता था, उसको बोलते थे रीजेंट रूलर। स्पेशली कब होता था, मान लो जो मोनार्क सिस्टम था अर्ली टाइम पे, वो क्या थे, मोस्टली हेरिडेटरी थे। वहाँ जो किंग होते थे उनका लड़का ही, उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता था, उनको ही राजा बना दिया जाता था। सपोज जो राजा है उसकी डेथ हो गई अर्ली एज में, अर्लियर टाइम लाइक यंग एज में अगर उनकी डेथ हो जाती है, उनके जो लड़का है वो अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो उस राज्य को संभाल सके, उस किंगडम को, तो या तो उनके ब्रदर या फिर ऐसे कोई क्लोज रिलेटिव या फिर उनकी वाइफ को ही रूलर बना दिया जाता था। तो प्रभावती के केस में भी क्या हुआ, तो जो प्रभावती थी उनको रीजेंट रूलर बना दिया था। ड्यूरिंग हर राइन शी इंश्योर्ड दैट द टाइज बिटवीन द वटाका एंड द गुप्ताज रिमेन स्ट्रॉन्ग। और उन्होंने अपने राइन में, मतलब उनका जो कार्यकाल रहा उसमें जो प्रभावती थी, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने ये सोचा कि इसको इंश्योर किया कि जो गुप्ताज और वटाकाज के बीच में रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्ड हर एज ए मदर ऑफ टू किंग। ठीक है, तो उन्होंने वो कोशिश की कि उनके बीच में वटाकाज और गुप्ताज के बीच में अच्छे रिलेशनशिप रहे। तो ये क्या दिखाता है, उन दोनों के इस्टेब्लिश होने का। और जैसे अदरवाइज देखो क्या होता है कि मान लो एक किंगडम है, स्ट्रॉन्ग किंगडम है, उसके साथ वाला भी स्ट्रॉन्ग किंगडम है, तो देयर आर चांसेस है कि वो अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए उनके साथ फाइट करे। लेकिन अगर उनमें अच्छे रिलेशनशिप है तो वो अपना इंडिपेंडेंटली दोनों अच्छे से शांति से पीसफुली रह सकते हैं। तो ऐसे ही जो प्रभावती थी, उसने भी सोचा कि ये दोनों किंगडम आपस में अच्छे से पीसफुली रहें। उसने पूरी कोशिश की ये करने की, और उनको द मदर ऑफ टू किंग्स भी बोला जाता, मदर ऑफ टू किंग्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये मदर ऑफ टू किंग्स दिखाता है कि उनके 2 बच्चे थे जो कि वटाका थ्रोन के लिए असेंडेंट थे। मतलब उनके बाद जो वटाका थ्रोन था, राजगद्दी थी वटाका की, वो किसने संभाली थी, उनके लड़कों ने। एज अ डिवोटी ऑफ विष्णु लाइक हर फादर, जो गुप्ताज थे जैसे चंद्रगुप्त टू समुद्रगुप्त, और हमने गुप्ताज के बारे में देखा तो उन्होंने कई सारे टेम्पल बनवाए थे। ऐसे ही प्रभावती भी विष्णु की डिवोटी थी। उन्होंने भी भगवान विष्णु और उनके अवतारों के लिए, उनके डिफरेंट अवतार हुए जो उनके लिए 7 टेम्पल्स बनवाए, उनको डेडिकेट किए हैं बनवाकर। ठीक है, उनमें से जो सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है रामगिरी, जो कि रामटेक हिल पे है, और जो कि प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र में है। रामटेक हिल्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि रामटेक हिल्स कहाँ मिलती हैं, तो महाराष्ट्र में मिलती हैं। ठीक है, वहाँ पर रामगिरी में एक टेम्पल है। वो किसका टेम्पल है, वो भगवान विष्णु का अवतार जो कि नरसिम्हा जी हैं, भगवान विष्णु के अवतार उनका है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो नरसिम्हा है वो किसका अवतार है, कौन से भगवान का अवतार माना जाता है, तो उनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं, देखो अब आपको एक पिक्चर देखने को मिलेगी यहाँ पर। ये जैसे जो ये रानी प्रभावती है, ये अपने कोर्ट में बैठी हुई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि आप इस पिक्चर को केयरफुली देखो, ऑब्जर्व करो, और फिर जो रानी है, क्वीन है, इसके क्लोथ्स को देखो, इसके अटायर, पोस्चर और इसके आसपास के पीपल को देखो। उनके बेस पे आप बताओ कि आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हो, मतलब क्या बता सकते हो, क्या डिपिक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। तो देखो रानी का सबसे पहले अगर हम रानी के अटायर को देखें तो उनका अटायर ऐसे रिच और एलिगेंट लुक दे रहा है। ठीक है, देखो उन्होंने ऐसे अपने सिर पे ये जो ताज पहना हुआ है, जो ज्वेलरी पहनी हुई है, उससे हम कह सकते हैं कि ये कैसा लुक दे रहा है। एक जैसे ये देखो यहाँ पे इन्होंने ज्वेलरी भी पहनी हुई है, और एक ये एलिगेंट लुक दे रहा है ना, एक रिच एंड एलिगेंट लुक दे रहा है, जो कि उस और इनके स्टेटस को भी शो कर रहा है। ठीक है, कि एक काफ़ी पावरफुल, मतलब काफ़ी रिस्पेक्टफुल और रिच क्वीन रही हैं। ठीक है, इनकी वेल्थ को भी एक्सप्लेन कर रहा है। और अगर हम बात करें इनकी दूसरा क्या था, पोस्चर के बारे में। देखो पोस्चर मतलब एक कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है। ये जिस कॉन्फिडेंस से बैठी हुई है, इनकी स्ट्रेंथ को, इनके स्टेमिना, इनके पोस्चर को शो कर रहा है। अगर हम बात करें इस कोर्ट के बारे में,
पीपल अराउंड द कोर्ट, ये पीपल हैं, ये देखो कैसे रिस्पेक्टफुली लाइक ये इस तरह से झुके हुए हैं, ये दिखाते हैं कि इस क्वीन को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो और ये दूसरा ये भी दिखाते हैं कि हर जो ड्यूटीज असाइन होती थी, जैसे ये कुछ एक राइटर है, ये लिख रहा है, ये इनको कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ बताने के लिए आए हैं, ये पीछे जो ये है ये इनको ये फ्लाईविस को यूज़ कर रहे हैं, तो यानी हर इंसान की ड्यूटीज डिसाइड थी, तो ठीक है, एक मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये दिखाते हैं। तीसरा जो भी है, अगर हम इस पूरे कोर्ट के सेटिंग की बात करें तो अगर हम देखते हैं तो ये क्या दिखाते हैं, यहाँ के आर्ट और कल्चर को शो करते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल को शो करते हैं, मैनेज कोर्ट सिस्टम को भी शो करते हैं, ठीक है। तो इससे डिफरेंट डिफरेंट हम डिपिक्शन यानी अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे इन्होंने खुद भी बताया है, द गुप्ता एम्पायर हैड अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो रानी प्रभावती के बारे में बताया, थोड़ा सा उन्होंने वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस समझाने के लिए वो एक छोटे सा बीच में ही पॉइंट दिया गया था। अब हम गुप्ताज के बारे में ही बात करेंगे, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज था। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी, दे डिवाइडेड द एम्पायर इनटू प्रोविनेंसेस एंड ग्रांट लैंड टू लोकल रूलर्स, प्रीस्ट एंड चिफ्स। अब ये क्या कहते हैं कि ये क्या था कि ये ऐसा नहीं कि सारी अथॉरिटी अपने हाथ में लेके किसी एक पॉइंट से गवर्न कर रहे थे। मोस्टली पहले क्या होता था, जो और अदर हमने किंगडम देखे तो वो सारा गवर्नेंस एक ही जगह से मोस्टली करते थे। उससे क्या था कि उनकी जो कैपिटल होती थी मोस्टली वहीं से सेंट्रल अथॉरिटी होती थी। लेकिन जो गुप्ता एम्पायर इतना बढ़ गया था और उन्होंने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था, उन्होंने पूरे एरिया को ऐसे कंट्रोल में करके एक ही जगह से गवर्न नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऐसे अलग अलग प्रोविनेंसेस बनाए थे, उन प्रोविनेंसेस के अलग अलग लोकल रूलर बना दिए थे, कहीं उन्होंने प्रिस्ट को दे दिया था और कहीं चिफ्सियंस यानी जो विलेज लीडर थे उनको वो ड्यूटी दे दी गई थी। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं बस बोल दिया और ले लिया, वो उसका प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे, उनको कॉपर प्लेट पे इंस्क्राइब करते थे कि कौन सा लैंड ग्रांट किस रूलर या किस पर्सन के अंडर में है, उनको कॉपर प्लेट पर रख के इंस्क्राइब करते थे और उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा जाता था। Many of which have been discovered by archaeologists in recent time, कुछ को अभी अभी अलग अलग जगह से रिकवर किया गया, डिस्कवर किया गया है। दिस सिस्टम हेल्प इंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन, अगर उनको प्रॉपरली ये पता है कि इस एरिया में ये पर्सन है, कंट्रोल करेगा, ये सारा देखेगा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इससे उनको प्रॉपर टैक्स कलेक्शन में भी हेल्प मिलती थी। एंड अलाउड द गुप्ता रूलर्स टू गवर्न एफिशिएंटली वाइल स्टिल गिविंग अ लोकल लीडर सम कंट्रोल ओवर देयर रीजन। लेकिन जो ओवरऑल रूलर था वो कौन था, गुप्ता रूलर्स ही थे, और वो जो लोकल रूलर्स थे, लीडर्स थे, उनको कुछ कुछ राइट्स दिए गए थे, लेकिन जो ओवरऑल कंट्रोल किसका था, गुप्ताज का था। अब बात करते हैं हम थ्राइविंग ट्रेड के बारे में। ट्रेड तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, ठीक है। तो अगर हम ट्रेड के बारे में अब बात करते हैं, द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गुप्ताज वाज लैंड टैक्स। सबसे ज़्यादा वो क्या कलेक्ट करते थे, लैंड टैक्स। अदर सोर्सेज इंक्लूड फाइन्स, टैक्सेस ऑन माइंस, इरिगेशन, ट्रेड एंड क्राफ्ट। इसके अलावा टैक्सेस कहाँ होते थे, कुछ फाइन्स होते थे, मान लो कोई ऐसे अगेंस्ट द रूल कोई काम करते हैं तो उनके लिए फाइन्स कुछ लगाया गया था, फाइन सिस्टम था वो, उससे रिसोर्स जो कलेक्शन होता था। माइंस टैक्सेस लगाए जाते थे, इरिगेशन पे टैक्सेस थे, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स पर भी टैक्सेस डिसाइडेड था। This revenue was used for administration, maintaining the army, building temples, infrastructures and supporting scholars and artists. अब जैसे अभी तक भी यही है, जो टैक्स है वो पब्लिक के लिए यूज़ किया जाता है, और जो हमारे सेफ्टी के लिए जो आर्मीज है उनके लिए यूज़ किया जाता, तो वो भी क्या करते थे, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में यानी राजा के कामकाज के लिए, राजकाज के लिए यूज़ किया जाता था, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, टेम्पल्स बनवाने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे जो आगे हम पढ़ेंगे, साइंटिफिक स्टडीज़ भी उस टाइम पर फ्लरिश हुई हैं, साइंस के डिपार्टमेंट में भी काम हुआ है, तो वो जो स्कॉलर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए भी ये रिवेन्यूज़ का यूज़ किया जाता था, जो रिवेन्यू कलेक्ट होके आता था उसका यूज़ किया जाता था। एज वी सी वंस अगेन,
For such an empire to sustain itself, it had to promote a vibrant internal and external trade. अब दोबारा हम यही देखते हैं कि इतने बड़े एम्पायर को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल वाइब्रेंट ट्रेड मतलब फ्लरिश ट्रेड की ज़रूरत थी. द गुप्ता era India traded with the Mediterranean world, Southeast Asia and China, exporting textiles, spices, ivory and gemstones. वही सेम हमने पहले भी पढ़ा है कि हम किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते थे, टेक्सटाइल का, स्पाइसेस का, आइवरी का और जेमस्टोन्स का डिफरेंट कंट्रीज के साथ उसका ट्रेड करते थे. द इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क कनेक्ट इंडियन पोर्ट्स टू डिस्टेंट मार्केट. अलग अलग यानी आउट ऑफ द इंडिया भी वो मार्केट को कनेक्ट करा गया था. किसके थ्रू? पोर्ट्स के थ्रू. One significant stop on the way of Mediterranean market was Scodra Island, strategically located in the Arabian Sea. Arabian Sea में एक आइलैंड है स्कोड्रा आइलैंड, उसमें एक स्टॉप बनाया गया था मेडिटेरियन मार्केट तक जाने के लिए. ठीक है, तो बीच में एक स्टॉप था, तो यानी वहाँ पे भी काफ़ी ट्रेड होता था. इंडिया का माल वहाँ पर जाता था और वहाँ से कहीं और जाता था. मतलब एक ट्रेड का नेटवर्क बिल्ड हो रहा था. Archaeological evidences such as pottery, inscriptions in Burmese script and designs such as Buddhist stupa has been established the presence of Indian traders there over several centuries. Apart from the traders from Egypt, Arabia, Rome and Greek. अब ये बताते हैं कि हम किस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया वहाँ ट्रेड कर रहा था. इंडिया के एविडेंस हमें क्या क्या ऐसे एविडेंसेस मिले हैं? हमें कई सारे एविडेंसेस मिले हैं. हमें पोट्री मतलब जो पोर्ट्स वगैरह यूज़ किए गए हैं वो हमें वहाँ पे इंडियन स्टाइल वाले मिले हैं. कुछ कुछ ब्रह्मी स्क्रिप्ट से लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस मिली हैं और बुद्धिस्ट स्तूपा के डिजाइन्स मिले हैं. तो उनके बेस पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इंडियन भी ट्रेड करने आते थे. अदर कंट्रीज़ का हमने देखा है एविडेंसेस मिले हैं, जैसे इजिप्ट के, अरेबिया, रोम और ग्रीक के मिले हैं. इसके साथ साथ इंडियन भी मिले हैं. This small island carries evidences of rich cultural exchange that trade promoted in the Indian Ocean. और इसमें हमें ऐसे एविडेंसेस भी मिलते हैं जो हमारे कल्चरल वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज मतलब दूसरे कंट्रीज़ के कांटेक्ट में आते थे, तो उससे कल्चरल एक्सचेंज के एविडेंसेस भी हमें वहाँ पर देखने को मिले हैं. द न्यू आइडियाज़ एंड वंडर्स द क्लासिकल एज. जैसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज से भी जाना जाता है और क्लासिकल एज से भी जाना जाता है. क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत सारे नए आइडियाज़ और वंडर्स हमें देखने को मिले हैं. एज वी सो गुप्ता रूलर वर डिवोटेड फॉलोवर्स ऑफ विष्णु. ये तो हम देख चुके कि वो विष्णु के डिवोटी थे. दिस इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन, जो कि हमें कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाता है. हाउएवर दे ऑल्सो सपोर्ट अदर ट्रेडिशंस एंड स्कूल ऑफ थॉट्स. स्कूल ऑफ थॉट आप समझ रहे हो ना क्या? मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ. स्कूल ऑफ थॉट मतलब अलग अलग रिलीजन, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, ये क्या है? अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है. ठीक है, वो अपना विचारधारा दिखा रहे हैं. बुद्धिज़्म अपने दिखाते हैं, जैनिज्म अपने, उनकी सबके अपनी थोड़ी ऑल्दो मिलती जुलती है लेकिन कहीं डिफरेंट स्टाइल की विचारधारा में देखने को मिलती है. इसलिए इनको बोलते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स. ये कहते हैं कि ऑल्दो वो विष्णु के डिवोटी थे लेकिन उन्होंने सब अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट को सपोर्ट किया था और सबके ट्रेडिशन को भी सपोर्ट किया था. दे पैट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन. उन्होंने बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को भी बढ़ावा दिया. उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिन्यू करवाया था. ठीक है, एंड सेवरल अदर बुद्धिस्ट विहाराज यानी मोनेस्ट्रीज, उनको भी उन्होंने रिन्यू करवाया, मतलब वहाँ पर भी उन्होंने काम कराया था. देयर अप्रोचेज वॉज इंक्लूसिव एंड ओपन. वो बिल्कुल ऐसे ओपनली वर्क करते थे. वी विल एक्सप्लोर दीज इंस्टीट्यूशन फर्दर इन हायर ग्रेड. इन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, मे बी 9th-10th में पढ़ेंगे इनके बारे में. देखो यहाँ पे रिमेन्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि अभी तक प्रेजेंट है वो दिखाए गए हैं. इसको रिन्यू करवाया था गुप्ताज ने. Indeed, the prolonged period of peace and stability during the Gupta period promoted notable achievement in various fields. इस गुप्ताज के टाइम में अलग अलग फील्ड में काफ़ी अचीवमेंट हमें देखने को मिलती है. जैसे
लीडिंग सम हिस्टोरियंस टू लेबल दिस पीरियड, उसी अचीवमेंट की वजह से इसको क्लासिकल एज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। यहाँ से अगर आप इसका आंसर बनाओगे तो यहाँ आगे से आगे वाली लाइनों से शुरू होगा। इट वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस इराज वर कंसोलिडेट एंड कंपाइल्ड इनटू न्यूमरस टेक्स्ट, मतलब ये वही टाइम था जो इससे पहले की नॉलेज थी, प्रीवियस ईरा वाली नॉलेज को कंपाइल्ड किया गया था, कंसोलिडेट किया गया था, इकट्ठा किया गया था, गैदर किया गया था और उनको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा गया था। संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश्ड, संस्कृत की जो लिटरेचर्स हैं, बुक्स हैं, वो फ्लरिश हुई, मतलब काफ़ी काम हुआ उन पर। विद कालिदास वर्क्स एंड मैनी मेजर पुराणास, कालिदास जी ने संस्कृत में, देखो कालिदास के अगर बारे में हम पढ़ेंगे तो उनका लिटरेचर में बहुत बड़ा रोल रहा है इंडियन लिटरेचर को बढ़ाने में। उनका जो काम है हमें संस्कृत में मिलता था। उसके साथ साथ हमें कई सारे पुराण्स भी मिले हैं जो कि संस्कृत में लिखे गए थे। आर्यभट्टा एंड वारामित्र रिकॉर्डेड मेजर एडवांसमेंट इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। जो आर्यभट्टा थे वो एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमी में भी उनका काम हमें देखने को मिलता है। जो वारामित्र है वो भी एक एस्ट्रोनॉमर थे। वाइल मेडिकल टेक्स्ट कंपाइल्ड एंड रिफाइंड मेडिकल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, देखो अभी हमें आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में तो पहले वाले किंगडम्स में भी काम देखने को मिला था, लेकिन उसके अलावा अब हमें मैथमेटिशियन में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में भी काम देखने को मिलता है और इसके अलावा हमें मेडिकल टेक्स्ट भी देखने को मिलते हैं, यानी कुछ कुछ थ्योरीज और प्रैक्टिसेस फॉलो की गई थी मेडिकल डिपार्टमेंट में। मेटलर्जी ऑल्सो प्रोग्रेस एज वी सो विद द रस्ट रेजिस्टेंस आयरन पिलर, और जो मेटलर्जी है यानी मेटल का यूज है वो भी हमें, उसमें भी बहुत प्रोग्रेस हुई और उसकी जो सबसे बड़ा एग्जांपल हम बता सकते हैं रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर, यानी वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है जिससे आयरन पिलर पर आज तक भी रस्ट नहीं लगता। This stability strengthened the economy, allowing the states to support scholars, artists and the scientists, leading to the cultural and intellectual growth. अब देखो ये इतने सारे हमें रिसर्च देखने को मिले हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट में हमें काम देखने को मिला है, तो ये जो स्कॉलर्स थे इनको काफ़ी रिस्पेक्ट किया गया था इस पीरियड में, और जो इनके सपोर्ट, जो किंग थे, रूलर्स थे, वो इनको सपोर्ट करते थे। इसकी वजह से हमारी इंडिया की, लाइक गुप्ता किंगडम की, एम्पायर की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हुई, स्ट्रेंथन हुई। चंद्रगुप्त टू केप्ट हिमसेल्फ सराउंडेड बाय मैनी लर्नड मैन, और जो अगर हम चंद्रगुप्त टू, अभी जो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री नहीं दी गई है। अगर हम देखते हैं तो इनके चंद्रगुप्त टू है, उनके उसमें बहुत सारे लर्न काउंसिल मेंबर थे, मतलब जो इनके कोर्ट में अलग अलग ऐसे अपने लाइन के एक्सपर्ट थे। केप्ट हिमसेल्फ सराउंडेड बाय मैनी लर्नड मैन, मतलब वो अपने आसपास बहुत सारे लर्नड मैन, एजुकेटेड स्कॉलर्स को रखते थे, जिसमें पोइट्स भी होते थे, आर्टिस्ट भी होते थे। एंड हिज पैट्रोनेज ऑफ सच डाइवर्स टैलेंट इनरिच्ड हिज कोर्ट ग्रेटली, और इस टैलेंट की को वो पैट्रोनेज करते थे, मतलब उसको लाइक करते थे, इसकी वजह से जो इनकी कोर्ट थी वो बहुत ही इनरिच्ड थी। लेट अस टुक अ लुक एट सम ऑफ द रिमार्केबल फिगर्स इन द पीरियड। ये एक बार ये दिखाया गया एक सीन है, ये जो कि इमेजिनरी है, मतलब इमेजिनेशन जो स्टोरीज और हिस्ट्री में हमें देखने को मिला उसके बेस पे ऐसे इमेजिनेशन की गई है कि ऐसे जो रूलर है वो हाथी पे, आगे उनके ऐसे जो फोर्स चलती है उसके पीछे जो राजा है हाथी पे आते होंगे। 1920 में एक ऐसे आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है ये। आगे हम बात करते हैं आर्यभट्टा के बारे में। ही लिव्ड इन कुसुमपुरा नियर पटना, प्रेजेंट डे पटना, जो कि आज के दिन पटना वाला एरिया है, उस वहाँ पे कुसुमपुरा में आर्यभट्ट जी रहते थे। और इट वॉज लाइक जो पटना है वो क्या था, center of learning around 500 CE and authored a short treatise of mathematics and astronomy called आर्यभट्टा, और इसने एक बुक भी लिखी है जो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है, उस पे उसका नाम है आर्यभट्टा, आर्यभट्टिया। ही गेव फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द मोशन ऑफ द सन, उसमें उन्होंने फॉर्मूलाज दिए हैं किस किस चीज़ के
कैलकुलेट द मोशन ऑफ द सन, यानी जो सन है उसकी मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, उनके मोशन को, द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स, एंड प्रपोज दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। देखो इन्होंने तो क्या क्या फॉर्मूला दिए हैं। एक तो फॉर्मूला दिए हैं कि सन, मून और अदर प्लैनेट के मोशन को कैलकुलेट करने के लिए, और फिर उन्होंने दूसरा बताया है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर स्पिन करती है, विच एक्सप्लेन द अल्टरेशन ऑफ डे एंड नाइट। और फर्दर उसके बेस पे इन्होंने, यानी जो अर्थ की मूवमेंट है, रोटेशन, उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट को। ही गेव द लेंथ ऑफ अ ईयर 365 days 6 hours 12 minutes एंड 30 सेकेंड। मतलब जो अगर हमारे पास आज तो कितने ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जब हमने ये बताया कि एग्जैक्ट आज जो हम मानते हैं वो है 365 days 5 hours 48 minutes एंड 45 सेकेंड, जो कि बहुत मिलता जुलता है आर्यभट्ट के टाइम पीरियड से, ठीक है। और जो उस टाइम तो उन्होंने कितने ज़्यादा यानी हम कह सकते हैं कि उनकी कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा एक्यूरेट थी। Aryabhatta also provide a fair estimate of size of the earth and a correct explanation for the solar and lunar eclipse। उन्होंने अर्थ के साइज के बारे में भी जो एक्सप्लेनेशन दी है, साइज दिया, वो भी काफ़ी करेक्ट है। और दूसरा उन्होंने सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है। हिज वर्क बिकेम एन फाउंडेशन फॉर द फर्दर साइंटिफिक एडवांस इन इंडिया एंड बियॉन्ड, यानी उनकी जो ये वर्क था उसी के बेस पे और ज़्यादा रिसर्च की गई है और ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से उसको स्टडी किया गया है। In mathematics, Aryabhatta described a number of techniques of calculation and equation solving, some of which you learn at school without knowing that they were first formulated 1500 years ago। यानी 1500 साल पहले जो आर्यभट्टा है उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स दी है, रूल्स दिए हैं, फॉर्मूलाज दिए हैं मैथ की जो इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। आर्यभट्टा के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं वारामीरा के बारे में। ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर। क्या आपको पता है एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर में क्या डिफरेंसेस होते हैं? जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो उनकी डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में, उनकी पोजीशन, उनके मोशन और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड इट्स कंटेंट। यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, यूनिवर्स के कंटेंट की स्टडी करते हैं, उनकी पोजीशन, उनके मोशन, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होता है एस्ट्रोनॉमी। और जबकि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? हाउ पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज अफेक्ट पीपल एंड इवेंट ऑन अर्थ। अब जो एस्ट्रोलॉजी है वो ये बताती है, ये साइंस जो एस्ट्रोलॉजी है वो ये है कि उन डिफरेंट का सेलेस्टियल बॉडीज का, यानी जो स्पेस में, यूनिवर्स में डिफरेंट कंटेंट है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनका ह्यूमन लाइफ पे और अर्थ पे होने वाले इवेंट में क्या रोल है वो उसको स्टडी करते हैं। तो जो वारामीरा थे वो एक मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी थे। ही लिव्ड इन उज्जैनी, और वो कहाँ रहते थे? उज्जैनी में रहते थे, यानी जो उज्जैन है वहाँ रहते थे। He lived in Ujjaini, a city famous for its tradition of learning and scholarship। ये भी अपना ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग के लिए फेमस थी। His encyclopedia वर्क बृहत संहिता, इनका एक इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बृहत संहिता। कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने उसमें एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस किया है और वेदर फोरकास्टिंग को भी बताया है, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, इवन फार्मिंग के बारे में भी बताया है। His ability to observe the world, apply logical reasoning and combine it with traditional knowledge made him a pioneer in science। ठीक है, वो उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो अपनी नॉलेज को जो एंड कंबाइन इट विद ट्रेडिशनल नॉलेज, और पुरानी अपनी नॉलेज से उन्होंने जिस तरह से उसको कंबाइन किया है उससे ये बताते हैं कि वो साइंस में एक्सपर्ट थे, पायोनियर थे वो। अब ये बताएं कि अगर आप उन दोनों से मिलते हो तो क्या क्वेश्चन पूछोगे? यहाँ पे कालिदास जी की एक पोएम का सीन दिखाया गया है, जो उन्होंने बुक लिखी, सॉरी एक पोएम लिखी थी मेघदूता, उसके बारे में बताया है। ये भी एक अच्छी है बुक, आप उसमें पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कालिदासा टाइटल इज नोन अबाउट कालिदास लाइफ। जो कालिदास जी थे उनकी कुछ जो
पोइट्स हैं वो कहते हैं कि ये जो एविडेंस था जो मेघदूता के में एक स्टोरी है वो कालिदास जी के पर्सनल व्यूज हैं, यानी उनकी लाइफ की है। कुछ कहते हैं कि उनकी एक इमेजिनेशन है, वट एवर इट इज। लेकिन अगर आप इसमें बात पढ़ोगे तो इमोशंस को बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया है। Title is known about Kalidas life legends suggest that he was once ridiculous by others, मतलब एक बार उनका ऐसे मजाक बनाया गया था, which motivate him to work hard and transform his life, जिसने उनको मोटिवेट किया था बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। He is renewed for the contribution of Sanskrit literature and exquisitely refined poetry। फिर उनको रिन्यूड किया गया, मतलब उनको बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया संस्कृत लिटरेचर में बहुत ही अच्छा काम करने के लिए। वन ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कंपोजिशन इज मेघदूतम और द क्लाउड मैसेंजर। उनकी एक कंपोजिशन है मेघदूतम, और जिसका हिंदी में अगर हम वो देखें द क्लाउड मैसेंजर। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ यक्षा, एक माइनर डाइटी, यानी जो हम बात करें इंद्र के कोर्ट में यक्षनीज होते हैं तो माइनर डाइटीज होते हैं, उनके बारे में उन्होंने एक यानी स्टोरी में बताया गया है। हु आफ्टर बीइंग बेनिश्ड फ्रॉम हिज होम बाय हिज मास्टर, जो उनके मास्टर ने उनको बेनिश कर दिया, मतलब भेज दिया था एज ए पनिशमेंट और घर से निकाल दिया था। तो जो यक्ष है उसने मैसेज किया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो ऐसे बिल्कुल अकेला था पहाड़ों में। तो उसके उन्होंने अपने जो वाइफ है यानी उनकी जो लवर है उसको मैसेज देने के लिए, उसको कुछ भी, उसको बहुत ज़्यादा ये था कि वहाँ पर पहुँचना चाहता था, वो उनके पास अपने घर पर जाना चाहता था, बट उसके पास कोई तरीका नहीं था जाने का। तो वो उनका मैसेज अगर वो भेजने की सोचता अपने माइंड में कि मैं उनको अपने भाई कैसे भी मैं उनको मैसेज दे दूं, तो वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिला जिसके थ्रू वो मैसेज दे सके। तो उन्होंने ऐसे जो क्लाउड देखे आसमान में, उनके थ्रू वो अपने जो बिलव्ड वन है उनको मैसेज भेज रहा है। तो वो फीलिंग्स दिखाई गई हैं इसमें कि वो कैसे फील करके उनको मैसेज दे रहा है। His God sent a message to his beloved through a passing cloud. Apart from the many emotions of love, the poem describes in great detail the landscape and the weather of North India on its journey to be beloved. मतलब अब इस पोइम में सिर्फ इमोशंस ऑफ लव ही नहीं दिखाए गए, यानी प्यार के जो इमोशंस हैं उनको ही डिटेल में नहीं बताया गया। उसके अलावा जो जैसे हिमालय माउंटेन का वो सीन बताया गया है, तो वो जो नॉर्थ का क्लाइमेट होता है, वेदर है, वहाँ का जो लैंडस्केप है उसको भी डिटेल में बताया है। अब देखो, अब इसमें ये भी बताया गया जो आयुर्वेदा है हमारा, जो मेडिकल वाली लाइन है वो गोट कोडिफाइड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी उसको भी सिस्टमेटिक तरीके से एक अरेंज मैनर में लिखा गया था गुप्ता के टाइम पर ही। द इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज मच मेक ओल्डर रूट्स गोइंग बैक सेवरल सेंचुरी बीसी, यानी ऑल्दो हमारी जो मेडिसिन की जो रूट्स हैं वो और भी देखो मौर्याज के टाइम पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बोला था कि हम मेडिकल सपोर्ट करेंगे दूसरे एम्पायर्स को भी, जो हमारे किंगडम जो हमारे एम्पायर का पार्ट नहीं है उन किंगडम को भी प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब मेडिसिन के बारे में नॉलेज तो थी, ट्रेडिशनल सिस्टम तो था, बट उसको प्रॉपरली अरेंज किया गया था, कोडिफाई किया गया था गुप्ताज के टाइम पर। जैसे चरक संहिता और सुश्रुता संहिता विच लेड द फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टिल इन यूज, जो कि आज भी चरक संहिता और सुश्रुता संहिता आज भी यूज की जाती हैं आयुर्वेदा में। उनको कब लिखा गया था? गुप्ताज के टाइम पर। दे डील विद अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कैटालॉगिंग एंड डायग्नोजिंग ऑफ डिजीज, यानी डायग्नोज करना डिजीज को, कैटालॉगिंग करना, उनका ट्रीटमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन गुड हेल्थ, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, सर्जिकल टेक्निक्स एडवांस्ड फॉर देयर टाइम। Importantly, Ayurveda emphasizes holistic healing and a deep connection between the mind, body and nature, जो कि holistic health और holistic healing के बारे में आज भी बात करते हैं। वो भी कॉन्सेप्ट कब से अगर हम फॉलो कर रहे हैं, गुप्ताज के टाइम से फॉलो कर रहे हैं। The quest for the beauty. The Gupta ruler created a supportive environment where creative and craftsmanship
थ्राइव्ड। अब हमने देख लिया कि साइंस, आर्ट, लिटरेचर, इनके बारे में तो साइंस के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में हमने देखा है। अब हम बात करते हैं वहाँ की क्रिएटिविटी और क्राफ्टमैनशिप के बारे में, मतलब आर्ट के बारे में। Some of the iconic works of the history were produced during the time. Many key centers of the art emerged during this time. यानी आर्ट की अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल, एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं। सबसे फर्स्ट टाइम बात करते हैं सारनाथ की, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नोन फॉर इट्स एक्विसाइट्स स्कल्पचर ऑफ बुद्धा, वहाँ पे हमें बुद्धा के स्कल्पचर्स मिले हैं जो कि किसने बनवाए, गुप्ताज ने। एंड द यू इंस्पायरिंग अजंता केव्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। अजंता केव्स किसने बनवाई थी महाराष्ट्र में, वो भी गुप्ताज के टाइम से हैं। द रॉक कट केव एंड डिटेल कार्विंग्स ऑफ उदयगिरी मध्य प्रदेश आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ एबंडेंट आर्टिस्ट इन प्रोडक्शन. The Gupta era, as it's sometimes called, a high standard of aesthetics and beauty that left a lasting impact. मतलब उस टाइम पर जो आर्ट और आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश की थी, जिसको हम आज भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज, यानी ये इतना बड़ा एम्पायर, ये डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। By the 7th century CE, the Gupta Empire began showing signs of decline as the later ruler faced challenges from external invasion. देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो आगे आने वाले रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे एक्सटर्नल इन्वेजन, मतलब दूसरी कंट्री से इन्वेडर आए, उन्होंने उनको चैलेंज किया, वो सब देखने को मिला। दे फियर्स हुना ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया रिपीटेडली अटैक द एम्पायर, और जो हुन थे, हुण आपने सुना होगा हिस्ट्री में, हुण जो ट्राइब थी उन्होंने सेंट्रल एशिया से वो आई थी, उन्होंने बहुत बार अटैक किया था इस एम्पायर पे। उससे क्या हुआ, क्या जो रिसोर्सेज थे वो कम हो गए, जो इकोनॉमी थी वो भी डाउन चली गई। वीकनिंग इट्स कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया, इससे नॉर्थ वाला पार्ट है, इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर इनका कंट्रोल कम होता चला गया। एट द सेम टाइम द राइज ऑफ पावरफुल रीजनल रूलर्स लेड टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और साथ साथ जैसे बाहर से तो इन्वेजन था ही, साथ साथ एम्पायर के अंदर भी जो हमारे इंटरनल रूलर्स थे उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। However, was this truly the end or the beginning of a period that marked a turning point in the Indian history? लेकिन इसके बाद जो भी है ये एंड है, बिगनिंग है। इंडियन हिस्ट्री में हमें बहुत सारे टर्निंग चेंज देखने को मिले, इसलिए इसको गुप्ता एम्पायर को टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री का, जो कि हम आगे के उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जो एरिया गुप्ताज के अंडर में नहीं था, जो कि हमने देखा था हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, जो असम, मणिपुर, नागालैंड, ये वाला एरिया है, और जो साउथ में जहाँ पे वटाकाज थे और पल्लव से, वो वाला एरिया, वहाँ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Let us go back on the map. While the Gupta ruler in the north, the Pallavs emerged as a powerful dynasty in the south. देखो साउथ में पल्लव्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ही रहे थे, ग्रेजुअली consolidating their power in the part of प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी उन्होंने अपने एरिया को वो एक्सपेंड कर ही रहे थे। Their origin are not clearly known, but they appear to have been a tributary power under the Satavahanas. ये हम बता नहीं सकते कि उनका ओरिजिन एकदम बहुत नोन नहीं है, बट ये माना जाता है जो सातवाहनास थे, जो गौतमी पुत्र थे, उनके एसेंडर्स माने जाते हैं, उनकी ट्रिब्यूटरी, मतलब उनके कंट्रोल में थे ये। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाया और ये एग्जिस्टेंस में आए एज पल्लव्स, whom we encountered in the previous chapter. The Pallavs were also great patron of art and architecture. अगर हम पल्लव्स की बात करें, ये भी आर्ट और आर्किटेक्चर के पैट्रॉन्स थे। Most of them were devotee of Shiva. ये ज़्यादातर किसके डिवोटी थे, शिवा के, and credited with constructing magnificent temples and rock-cut caves, some of which we will visit when we explore classical Indian architecture. देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जितने भी एम्पायर मिले ना, वो आर्ट में तो काम करते ही करते थे, आर्ट और आर्किटेक्चर में, क्योंकि जो मैग्नीफाइड फोर्ट्स वगैरह बनाते थे, फोर्टिफाइड, तो इनसे क्या था, ये अपनी पावर को दिखाते थे, ठीक है। ये अपने, ये स्पेशली अगर सिंपली आप कहोगे, अपनी ट्रेड, अपनी ब्रांड बिल्डिंग थी इनकी ये।
तो वो जितने बड़े बड़े, जितने अच्छे बड़े किले बनवाते थे, टेम्पल बनवाते थे, केव्स बनवाते थे, उनसे इनकी पावर दिखती थी कि अच्छे ये यानी ये बहुत बड़े रूलर हैं, पावरफुल हैं। तो हर किंगडम के आपको कुछ न कुछ आर्क और आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो पल्लव थे वो शिवा के डिवोटी थे, तो उन्होंने भी कई सारे ऐसे अपने रॉक कट केव्स और टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए हैं। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, द कैपिटल ऑफ पल्लव्स। ये पूछ लिया जाता है कि पल्लव्स की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु का पार्ट है। ऑफन नोन एज द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। इसको सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कांचीपुरम में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। डेवलप्ड एज वन ऑफ द मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग इन द साउथ। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द घाटिकाज, सेंटर ऑफ लर्निंग। घाटिकाज किसको बोलते थे? सेंटर ऑफ लर्निंग दैट इमर्ज ड्यूरिंग द राइन ऑफ सातवाहनास, फोस्टरिंग एन एनवायरमेंट फॉर एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। मतलब ये घाटिकाज थे जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का काम होता था, वो सातवाहनास के टाइम से वहाँ पर बिल्ड किए गए थे। इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी अगर हम नॉर्थ में वापस आते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वहाँ पर कमारपुरुपा किंगडम में देखने को मिलता है, जहाँ पर वर्मन डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो वर्मन डायनेस्टी थी वो कौन से किंगडम में थी? कमाररूपा में। और किधर, कौन से एरिया को कवर करते थे? नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में थे। एक्सटेंडेड ओवर द ब्रह्मपुत्रा वैली, ब्रॉडली प्रेजेंट डे असम and the northeastern part of present day Bengal and Bangladesh. An ancient name of Brahmaputra Valley of the Assam was प्रयाग ज्योतिषा। इसको आप ओल्डर नेम क्या था ब्रह्मपुत्रा वैली का? प्रयाग ज्योतिषा। मेंशन इन द रामायण एंड महाभारत, जिसका जिक्र हमें रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। द लेटर टेक्स्ट मेंशन भगदत्ता किंग ऑफ, बात करते हैं। अगर हम देखें रामायणा में, जैसे यहाँ पे देवगढ़ उत्तर प्रदेश और विष्णु के जो शेषनाग पर दशवरा टेम्पल में हमें देखने को मिलते हैं। अजंता केव्स, ये हमें गुप्ताज के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, ये गुप्ताज का ही है। यहाँ पे उदयगिरी केव्स में गुप्ता के टेम्पल में सांची स्तूपा मध्य प्रदेश वाले, ये सारे गुप्ताज के ही हैं। ठीक है, ये दिखाया गया है। अब हम बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से, तो वहाँ पे जो प्राग ज्योतिषा है जो कि असम वाला पार्ट है, एज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ द कोरवास in the Great War, the some historical ruler claimed him among their ancestors. So be that it may, the Kamrupa kingdom was a prominent cultural and political center. Temples and monasteries flourished as hubs of learning. बस इसमें मेन यही है कामरूपाज में कि यहाँ पर ये कौन से एरिया में था? ये हमारे असम ब्रह्मपुत्र वैली में था, जिसको प्राग ज्योतिषा, ये इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म वैली का दूसरा नाम क्या है? प्राग ज्योतिषा के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें। और ये कौरव्स के, इनके एंसेस्टर कौरव्स को माना जाता था, इसलिए इसका जिक्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? महाभारत में भी देखने को मिलता है। बी दैट इट मे बी कामरूपा किंगडम वो तो, हाँ, ये कल्चर और पॉलिटिकल सेंटर हमें यहाँ देखने को मिलता है। मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। बोथ द पल्लव्स एंड कामरूपास आर मेंशन्ड इन द प्रयाग प्रशस्ति एज वी सो अर्लियर, यानी जो गुप्ताज की प्रयाग प्रशस्ति थी, हमें उनके वहाँ पर भी पल्लव्स और कामरूपा के बारे में जिक्र सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग हिज साउदर्न कैंपेन्स समुद्रगुप्त डिफीटेड द पल्लव रूलर बट डिड नॉट टेक ओवर द रीजन। उसमें प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि जो समुद्रगुप्त हैं, ओल्डो उन्होंने पल्लव रूलर को अपने कंट्रोल में उनको डिफीट कर दिया था, पल्लव रूलर्स को, बट उन्होंने वहाँ अपना कंट्रोल नहीं बनाया था, उन्होंने उनको वापस रिटर्न कर दिया था, मतलब वहाँ पे उन्होंने सुप्रीमेसी गेन कर ली थी। इंस्टेड ही लेफ्ट लोकल किंग्स इंक्लूडिंग द पल्लव्स keep their thrones as long as they accepted his rule and paid tribute, यानी उन्होंने पल्लव्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था, बट वहाँ पर लोकल रूलर्स को ही छोड़ दिया था, पल्लव्स को ही छोड़ दिया था उस थ्रोन पर, बट उन्होंने उनको अपना ट्रिब्यूट बनाया था और जिसके बदले में पल्लव्स उनको ट्रिब्यूट पे करते थे।
दिस हेल्प्ड मेंटेन पीसफुल रिलेशनशिप। देखो जो रूलर था, जो किंग था पल्लव्स का, वो वहाँ पे अभी भी किंग है, तो ये उससे क्या होगा, पीसफुल रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड किए थे। अंडर सिमिलर कंडीशंस इन द नॉर्थ ईस्ट, समुद्रगुप्त डिफीटेड द रूलर ऑफ कामरूपा बट डिड नॉट टेक डायरेक्ट कंट्रोल। ऐसे ही प्रयाग परिस्थिति में ये लिखा गया है कि जो समुद्रगुप्त है, उन्होंने कामरूपा के जो रूलर्स हैं उनको भी डिफीट कर दिया था और उनको अपनी ट्रिब्यूटरी बना लिया था, ट्रिब्यूट बनाया था। द गुप्ता पीरियड वॉज अ टाइम ऑफ रिमार्केबल प्रोग्रेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछेंगे तो, यानी कई अगर कुछ एम्पायर्स दे दे और ये पूछे सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस हमें कौन से टाइम में देखने को मिली है, क्लासिकल एज किसको बोला है, गोल्डन एज किसको बोला है, साइंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च कब देखने को मिली है, तो सारा आंसर, सबका आंसर होगा गुप्ता एम्पायर। Its influence stretched far beyond the empire, shaping art, science, literature and governance for centuries. जो सबसे नया वर्ड मिलता है हमें साइंस का मिलेगा इनके एम्पायर में। एडवांस इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मेटलर्जी, यानी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मेटलर्जी among other fields laid the foundation of future scientific and technological growth। और जो हम अभी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज कर रहे हैं, उसका बेस कहाँ से लिया गया है, वो सारा गुप्ता एम्पायर के टाइम में जो रिटर्न रिकॉर्ड्स रखे गए थे वहाँ से। While beautiful temples and Sanskrit literature continues to inspire today, the Gupta created a stable and prosperous society, setting a model for future rulers. Their legacy is still alive in Indian culture, यानी उनके जो काम था वो हमें आज तक भी देखने को मिलता है हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, वे ऑफ लाइफ, मार्किंग दिस ईरा एज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। इसलिए इस टाइम को हिस्ट्री में हाईएस्ट पॉइंट से देखा जाता है। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम एक वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर की भी करने वाले हैं, और वो देखते हैं हम कब कर पाएंगे, एक बार सारी थ्योरी क्लासेस कर लें, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल से समझोगे तो आप अपने आप से भी क्वेश्चन के आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।